हाँ चलिए देखो, ऑपरेशन रिसर्च की बात कर रहे थे। सुन नहीं, ऑपरेशन रिसर्च में जितना भी थ्योरी करवाया गया गेम थ्योरी से 2 क्वेश्चन तो उससे आना ही है। सैडल पॉइंट, फेयर गेम क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल गेम, और भी 2x2 गेम को कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब आप लोग का आधा थ्योरी आएगा, आधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब ऑलरेडी करा चुके हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर जो क्वेश्चन हम कराएं आप लोग समझे रहे होंगे, मतलब समझ के करोगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे कर लोगे। नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। एलपीबी पे सारा क्वेश्चन करा दिया गया, ग्राफिकल मेथड, गेम थ्योरी से सब कुछ पढ़ा दिया गया। अब बाकी बचा सिंप्लेक्स भी से करा देंगे, तो सिंप्लेक्स बस 1 घंटा पढ़ाएंगे सिंप्लेक्स कंप्लीट, फिर 1 घंटा ट्रांसपोर्टेशन और 1 घंटा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी दिन सोच रहे संडे को बुला के 3 घंटा पढ़ा दें, क्या हुआ, संडे को आराम से। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स खत्म करते हैं, ठीक है। चलो कॉम्प्लेक्स में चैप्टर नंबर आप लोग डालिए रेसिड्यू, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू। हुआ नहीं है, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, हाँ बता देंगे क्या हुआ। लेमा फोर्स में 2 लाइन का है, उसको लिख नहीं पा रहे हो, समझाएंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। उसको याद कर लो लिख के, पहले ही बता दे रहे हैं। अब उसी चीज़ को हम लिखवाएं, छोटा सा है, क्या हुआ तो अभी समझा दे रहा है, टेंशन ना लो। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, और वो लास्ट का क्वेश्चन पक्का कोई दिख, लास्ट वाला एक क्वेश्चन क्यों हो गया है। देखो क्वेश्चन हुआ था लास्ट में, कहते हैं 100% ये इंपॉर्टेंट है, काजल कर ली है, इसका मतलब अब नहीं बताया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम लोग लापरवाह हो, और क्या, एक कर ले रहा है और तुम लोग ट्राई भी नहीं किए हो, तो कैसे होगा। लेमा फोर्थ नहीं आया था, प्रूफ हो गया था, तो कोई बात नहीं, लेमा फर्स्ट को हाँ थ्योरी है इसीलिए। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो काजल कर ली है, जिसको नहीं दिक्कत है वो पूछ लेगा, काजल से समझ लेगा। क्या हुआ, पहली बात तुम ट्राई ही नहीं की हो। देखो बुक में ही दिया है, सलूशनी वाले बुक में। देखो कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू बोलते हैं इसे। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। अलग अलग फंक्शन का कैसे रेसिड्यू निकालेंगे, सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या जी, लॉरेंट सीरीज। कोई अगर फंक्शन है एफ जेड बराबर ए के अराउंड, जेड बराबर ए के नेबरहुड में, जब इस फंक्शन को लॉरेंट सीरीज में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एन बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 3 समेशन एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए पे पावर माइनस एन, यही होता है ना, कोई दिक्कत। जहाँ वेयर अभी लिखना मत, अभी लिखवाएंगे। वेयर ए एन जो होता है 1/2 पाई इंटीग्रल एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1 डी जेड, क्या होता है। और बी एन जो होता है वो क्या होता है 1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड अपान जेड माइनस ए पे पावर माइनस एन प्लस 1 डी जेड। देखो सबसे पहले हम लोग जो भी निकालेंगे रेसिड्यू वो पोल होना चाहिए, पोल पे ही रेसिड्यू निकालते हैं। पोल पता है ना, सिंपल पोल, ऑर्डर 2 का पोल। पोल एक तरह का क्या है, सिंगुलरिटी है। कि पोल कैसे चेक करते हैं कि लिमिट जब निकालेंगे तो इन्फिनिटी पे भेजेगा, ठीक है। और फिर देखते हैं कि कितने ऑर्डर का पोल है, तो जेड माइनस ए टू दी पावर एन एफ जेड, जिस n के लिए लिमिट एग्जिस्ट करता है, मान लो n बराबर 2 पे, तो वो कितने ऑर्डर का पोल हो जाएगा, 2 ऑर्डर का। तो डिफरेंट ऑर्डर के पोल का हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे। तो जो पहला हेडिंग है रेसिड्यू एट ए पोल, रेसिड्यू एट ए पोल। तो कुछ करना नहीं है,
कोई भी फंक्शन है उसको लॉरेंट सीरीज में ब्रेक कर सकते हैं, देखना लॉरेंट सीरीज में तो इसके दो पार्ट आएंगे, एक कौन सा आएगा z माइनस ए टू द पावर n, और एक जो z निगेटिव में आएगा नीचे आएगा, ठीक है, तो bn। तो हम लोग b1 निकालो, b1 जब निकालोगे क्या होगा, fz अपान z माइनस ए पे पावर क्या होगा 0, दिस इज fz dz, और इसी को बोलते हैं जो b1, मतलब क्या कि प्रिंसिपल पार्ट का कोफिशिएंट निकालो, प्रिंसिपल पार्ट का फर्स्ट कोफिशिएंट b1 क्या आएगा, किसका कोफिशिएंट होगा b1, ये जब ब्रेक करेंगे सीरीज तो क्या आएगा b1 z माइनस ए, यही तो आएगा ना पहला वाला जब सीरीज ब्रेक करोगे। अब b1 किसका कोफिशिएंट है 1 अपान z माइनस ए का, हाँ अरे क्या है कोई दिक्कत नहीं, कहाँ है यहाँ टी से रिप्लेस करो तो क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टी से ही रिप्लेस कर दो जहाँ जहाँ, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये कह रहे हैं जब ये सीरीज खोलोगे तो ये सीरीज को खोलोगे तो क्या होगा b1 z माइनस ए पे पावर -1 b2 z माइनस ए पे पावर -2, ऐसे खुलते जाए। तो कोई भी फंक्शन है उसका रेजिड्यू अगर वो पोल होता है ए, अगर ए पोल होता है तो वो जो रेजिड्यू होगा वो 1 अपान z माइनस ए का कोफिशिएंट होगा, यही तो b1 निकलेगा। b1 क्या होगा, पहला वाला टर्म b1 कोफिशिएंट होगा किसका 1 अपान z माइनस ए का, तो जो b1 ही होता है उसी को ही बोलते हैं हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। इस रेसिड्यू एट z इक्वल टू ए, मतलब z बराबर ए पे जो फंक्शन की रेसिड्यू होगी उसी को b1 बोलते हैं, और b1 की वैल्यू क्या होता है 1 अपान 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर c एफ जेड डी जेड, कुछ है नहीं, बस अभी बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल कराएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी भी फंक्शंस का अगर रेजिड्यू निकालना है तो सबसे पहले देखो कि जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या है, पोल है कि नहीं, सिंगुलर पॉइंट ढूंढोगे। जैसे 1 अपान जेड, इसका सिंगुलर पॉइंट क्या होगा 0, अब 0 पे इसका रेजिड्यू निकालना है, 0 पे ही रेजिड्यू निकलेगा, जो पोल होगा उसी पे रेजिड्यू निकलता है। अब रेजिड्यू एट ए पोल नाम ही है, तो इसको जब लॉरेंट सीरीज में ब्रेक करोगे तो खाली यही एक ही टर्म आएगा और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो इस फंक्शन का रेजिड्यू एट ए 0 पे क्या हो गया 1 आ गया आंसर। अगर ऐसे क्वेश्चन देगा 1 अपान z माइनस 2 एक फंक्शन दे दिया, कहेगा कि इसका रेजिड्यू निकालो एट ए पॉइंट 2 पे, तो देखना ये ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी इसका बाई फार्मूले से भी निकल पाएंगे, तो कुछ लिखो आप लोग जल्दी। लेट ए सिंगल वैल्यूड, हाँ हेडिंग है रेजिड्यू एट ए पोल, रेजिड्यू एट ए पोल हेडिंग होगा, ठीक है। लेट ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड, लेट ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड लेट ए क्या लिखे हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर m, हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर m हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर m एट z बराबर a, एट z बराबर a। इसका मतलब क्या कि z बराबर a जो होगा वो पोल होगा कितने ऑर्डर का, m ऑर्डर का, ठीक है। देन एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड कहाँ तक लिखे आप लोग, हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर m हो गया एट z बराबर a, उसी में थोड़ा सा ये लिख लेना कि एंड सी बी ए सर्किल, उसी के आगे बढ़ा लेना, एंड सी बी ए सर्किल ऑफ रेडियस r
ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट जेड बराबर ए। सी क्या है? आर रेडियस का, ए सेंटर का एक सर्किल है। देन एफ जेड इज एनालिटिक, सी बी ए सर्किल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट जेड बराबर ए, सेंटर्ड एट जेड बराबर ए। देन एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक and it can be expanded in Laurent series. It can be expanded in Laurent series such that its principal part contain only m term, such that its principal part contain only m term। so that, याद करो कैसे बताए थे कि अगर कोई लॉरेंट सीरीज है उसमें कोई भी प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी कैसा जो डिनोमिनेटर में जेड आए, प्रिंसिपल पार्ट का अगर कोई भी टर्म ना कंटेन हो तो वो क्या हो जाता है? रिमूवल। प्रिंसिपल टर्म फाइनाइट कंटेन करता है तो वो क्या होते हैं? पोल। और इनफाइनाइट करते हैं तो क्या था? इसेंशियल। बताए थे। तो अगर ये पोल लेके चल रहे हैं एम आर्डर का तो प्रिंसिपल पार्ट में कितने टर्म्स होंगे? एम, क्योंकि जितने टर्म प्रिंसिपल पार्ट में होते हैं उतने आर्डर का पोल मिलता है। तो लिख लो, अभी पूरा छाप लो। दिस इज, यही का रेसिड्यू एट जेड बराबर, इसी को बोलते हैं रेसिड्यू एट जेड बराबर ए। और इसी यही वैल्यू होती है B1 1/, हाँ पूरा उतार लो और क्या। देखो बहुत आसान है, कुछ है नहीं, सिंपल सा है। तुम लोग घबराना नहीं, अभी देखना जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हो गया जी? हाँ, इसी को B1 इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल ओवर C एफ जेड डी जेड। और B1 की जो वैल्यू आएगी, B1 कोफिशिएंट है, वही क्या कहलाएगा? उस फंक्शन का रेसिड्यू किस पॉइंट पे? एट जेड बराबर ए, वही रेसिड्यू होगा। हाँ, B1 इज रेसिड्यू एट जेड बराबर ए। अब हम लोग सिंपल पोल के लिए देखो, अगर कोई फंक्शन है और उसमें खाली सिंपल पोल मिल रहा है तो उसका रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? एक तो आप लोग ऐसे जा सकते हैं और एक सिंपल सा तरीका है बता दे रहे हैं, लिमिट निकाल के देख सकते हैं रेसिड्यू, क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, फॉर ए सिंपल पोल, फॉर ए, ये नोट है ठीक है, फॉर ए सिंपल पोल अगर कोई फंक्शन में खाली सिंपल पोल है ठीक है, तो उस पोल पे जो हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे, रेसिड्यू एट जेड बराबर ए, मतलब इस पॉइंट पे हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे तो होता क्या है कि लिमिट लिखते हैं और इस पॉइंट को z टेंड्स टू a और फिर क्या लेते हैं z माइनस ए, उस पॉइंट को हटा देते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं एफ जेड। फॉर एग्जाम्पल देखना, बहुत आसान है। मान लो एक फंक्शन लिए एफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस 4, कोई दिक्कत? z माइनस
4 लिए तो इस फंक्शन का एक सिंगुलर पॉइंट होगा कौन सा 4, और वो कैसा होगा आइसोलेटेड, और z बराबर 4 पे लिमिट क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये रिमूवल तो नहीं होगा। अब हम लोग ऐसे चेक करना कि z माइनस 4f(z) क्या आएगा जी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। कितनी बार किया, एक बार पे, तो ये पोल होगा कितने आर्डर का 1 आर्डर का, नहीं होगा। कैसे चेक करने के लिए बताए थे कि इस पे अगर n टाइम करने पे लिमिट एग्जिस्ट करते जाओ, अगर n टाइम पे लिमिट एग्जिस्ट आए तो पोल ऑफ ऑर्डर n, लेकिन यहाँ एक ही बार में लिमिट एग्जिस्ट कर गया। और देखना ध्यान से, ये फाइनाइट होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये भी लिखवाए थे कि जो लिमिट एग्जिस्ट करता है फाइनाइट हो, नॉन जीरो हो। अब यहाँ से एक ही बार में, तो ये सिंपल पोल है, दिख रहा साफ साफ, कैसा है सिंपल पोल है। तो हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे एट z बराबर 4 पे, तो जो रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू एट z बराबर 4 क्या लिखेंगे, लिमिट z टेंस टू 4, और क्या लिखेंगे z माइनस 4, और क्या होगा f(z). तो लिमिट z टेंस टू 4 और z माइनस 4 और f(z) की वैल्यू क्या होगी, कट जाएगा। तो इस फंक्शन का रेजिड्यू मिल गया, मतलब रेजिड्यू एट z इक्वल टू 4 पे क्या आया 1। और सिंपल सी बात है, इसका लॉरेंट सीरीज बनाओ तो पहला टर्म यही आएगा, और पहला टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो इस फंक्शन का मतलब रेजिड्यू क्या हो जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं प्रिंसिपल पार्ट वाले से 1 आ जाएगा। और यहाँ 2 होता तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, 2 यहाँ 1 अपान, तो इस केस में प्रिंसिपल पार्ट जो b1 का कोफिशिएंट मतलब b1 आएगा वो क्या आ जाएगा 2। तो इस पे z बराबर 4 पे जो फंक्शन की रेजिड्यू हो जाएगी वो क्या होती है 2, और यहाँ से भी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो लिख लो, अभी और कराते हैं सब, लिखो। तो रेजिड्यू क्या आ गया, रेजिड्यू z बराबर 4 पे क्या आ गया 1, और इसी को ही b1 बोलते हैं। वो भी खत्म हो गया होगा। टॉन्ट मार रहे हो, हाँ? मेरा भी 3rd सेकंड ईयर ख़त्म हो गया है, आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा, आज ए भी और सेकंड ईयर में। अरे फिर एलपीपी कह तो रहे हैं, एक दिन बुलाएंगे 2-3 घंटे के लिए, 3 घंटा सफिशिएंट है। कल वाला क्वेश्चन क्यों नहीं किए हो भावना, तुम किए हो, क्यों नहीं किए हो तुम जी? सर हम बस 2 किए, तो पहला ही क्वेश्चन, पहला नहीं आएगा, लिख लेना, उसको याद कर लेना। स्टेटमेंट ये है एक प्रकार का, हम समझाएंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। ये क्या बताता है, रेजिड्यू एट z बराबर 4 क्या है, सिंपल पोल है। ठीक है, अभी और भी मान लो पोल होंगे तो 1 आर्डर के भी मिल सकते हैं, 2 आर्डर के, 3 आर्डर के, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से देखो बेटा, अब एक फंक्शन और लेके दिखाते हैं आप लोग का कि ये पोल क्या होगा। मान लो एक फंक्शन ले लिए, ये सारे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो बुक में नहीं है आप लोग के, e⁻z/z माइनस 10 कोई एक फंक्शन है, ऊपर वाला जहाँ डिनोमिनेटर प्रॉब्लम होगा वहाँ सिंगुलरिटी मिलेगी, तो z बराबर 10 एक सिंगुलर पॉइंट मिलेगा, मोर प्रिसाइजली क्या होगा पोल होगा, नहीं होगा। z बराबर 10 पे लिमिट रखोगे क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और z जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ e⁻z फाइनाइट आएगा, नॉन जीरो आएगा, तो ये 1 आर्डर का पोल होगा, साफ साफ दिख रहा है। तो जब 1 आर्डर का पोल होगा तो इसका रेसिड्यू निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो रेसिड्यू एट z बराबर 4 पे क्या है 10 है ना, यहाँ 10 क्या आएगा, लिमिट z टेंस टू क्या आएगा जी
जेड माइनस 10 और ये क्या होगा एफ जेड। तो जेड माइनस 10 जब एफ जेड में मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली क्या आ जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू 10 ई टू द पावर खाली जेड, और क्या जेड। अच्छा जेड बराबर 10 रखोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ई पी पावर ई की वैल्यू होती है 2.78, अब मल्टीप्लाई करो 10 कोई भी वैल्यू, बस ई टू द पावर 10 आ गया ना ये, तो इसका रेसिड्यू क्या आ गया ई पी पावर 10। कोई दिक्कत, चलो लिख लो। अब और एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन तुम लोग से कराते हैं। जाके कर लेना क्वेश्चन सभी लोग, समझ में आया? मिटाएं? किसका कोफिशिएंट? हाँ तो बाबू कोफिशिएंट लोगे 1/z माइनस ई पे पावर जेड है ना, तो ये जो वैल्यू होगी रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि रेसिड्यू वैल्यू आएगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो इसका कोफिशिएंट तुम देखोगे क्या आ जाएगा ई पे पावर जेड, लेकिन ये जेड ये जो वैल्यू उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, तो खुद क्या दे देगा ई टू द पावर 10। समझ में आया? क्योंकि ऊपर फंक्शन हो गया। अब देखो ध्यान से एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मान लो एफ जेड इक्वल टू 1/z², मान लो -4, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 1/z माइनस 2z+, तो दो पोल मिलेंगे, ये भी पोल होगा वो भी पोल होगा, चेक कर लेना। तो दो पोल होंगे, कौन कौन सा? एक z बराबर -2 सिंपल पोल, z बराबर +2 सिंपल पोल। तो अब दो पोल मिल गया तो अलग अलग दोनों का रेसिड्यू निकलेगा। तो पहला निकाल रहे हैं रेसिड्यू एट z बराबर 2, z बराबर 2 पे जब रेसिड्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट z टेंस टू, और यहाँ क्या लिखेंगे? z -2, और क्या लिखेंगे? एफ जेड है। कोई दिक्कत? अब लिमिट z टेंस टू, वो जो एक्सपेंशन वाला जब सिंपल सीरीज रहेगा तो एक्सपेंड कर दोगे, लेकिन कहीं बड़ा जाएगा तो कैसे एक्सपेंड करोगे? कर पाओगे नहीं ना, तो इसीलिए फॉर्मूला आसानी से निकाल लेता है। ठीक है, अब देखो z -2 से एफ जेड में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? खाली 1/z+2, और वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अब सिंपल तुम लोग दूसरा वाला निकालो। चलो कहे थे ना कि रेसिड्यू बहुत आसान है। COB से 20 नंबर आता है, 20 से 22 नंबर, ध्यान से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है COB, पढ़ लेना आप लोग। -1/4 आया है, सही है, वेरी गुड। क्या बात है, क्या खा के आएगी? हाँ, कुछ खा के नहीं आएगी? सबका आ गया -1/4। चलो अभी क्वेश्चन करो, तुम लोग के बुक का है, लिख दे रहे हैं, देखो कर पाते हो कि नहीं। बहुत डिफिकल्ट है, क्यों?
मिटाए जी। देखो एक क्वेश्चन लिख दे रहा है, कह रहा फाइंड द रेसिड्यू। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, फाइंड द रेसिड्यू, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ फंक्शन z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 3 z माइनस 4 at 1 2 3 sorry 1 3 4 1 3 4 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अभी भी, तो इन्फिनिटी पे निकालने के लिए अभी बता देंगे लास्ट में, पहले 1 3 4 पे निकालो आप लोग रेसिड्यू। नोट में लिख लेना रेसिड्यू एट इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे। हाँ सभी लोग का आ गया, हाँ वेरी गुड, सही है। रेसिड्यू एट जेड बराबर इन्फिनिटी, ऐसे नोट में लिख लेना कि रेसिड्यू जेड बराबर इन्फिनिटी पे क्या होगा। ये होता है कि लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस z मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ जेड में। फार्मूला याद रखना, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस z एफ जेड, ये इन्फिनिटी वाला देगा। क्या है, सही है। क्या है, 16/3 सही है। इन्फिनिटी पे जब तुम्हारा निकलेगा रेसिड्यू, ये लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ माइनस लिख देंगे z एफ जेड, मतलब पूरा जो फंक्शन में क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बता रहे हैं, नहीं निकला तुम लोग का, तुम लोग करो पहले। ये इन्फिनिटी पे रेसिड्यू निकालना है तो पहले फार्मूला रख के ब्रेक करो, देखो क्या आता है। रेसिड्यू एट ए पोल z बराबर a नहीं आर्डर m आर्डर का आप मान लो कोई पोल है, हाँ कर रहे हैं। तो उस केस में b1 इक्वल टू रेसिड्यू -1 आएगा। लिमिट z टेंस टू a 1/m-1 का फैक्टोरियल dn-1 अपॉन dz m-1
और यहाँ क्या होगा z माइनस a टू दी पावर m एफ जेड। देखो ये वाला सबका आ गया कि नहीं बता रहे हैं हम, आया? इसको हम बताते हैं, कोई बात नहीं। और सब आ गया, सबको आ गया ना? उस पर कुछ करना नहीं था, उस पॉइंट को हटा देना था और लिमिट रख देना था। इन्फिनिटी वाला नहीं आ रहा, हम बता दे रहे हैं। देखो ये लिखो, हाँ इधर देखिएगा, ये रेसिड्यू अभी तक जो ए था वो कैसा था? सिंपल पोल था, एक ऑर्डर का पोल था ना, तो हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। अब मान लो 2 ऑर्डर का पोल आ जाए, 3 ऑर्डर का पोल आ जाए, कि ऐसे फंक्शन आ जाए, ऐसे 1/z-2 का होल स्क्वायर, ये कितने ऑर्डर का पोल है? 2 ऑर्डर का। तब उसका रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए निकालने के लिए क्या फार्मूला ये है कि रेसिड्यू एट z बराबर ही, हमेशा रेसिड्यू जो होगा वो क्या होगा? b1 प्रिंसिपल पार्ट का जो पहला कोएफिशिएंट होगा जो 1/, तो ये क्या होता है कि लिमिट z टेंड्स टू a 1/m माइनस कितने ऑर्डर का? जितने ऑर्डर का उसमें से एक घटा के फैक्टोरियल, और ये उतने टाइम में से एक टाइम घटा देंगे, उतने टाइम डिफरेंशिएशन, उसमें में से उतने टाइम m ऑर्डर का पोल है तो z माइनस m मल्टीप्लाई करेंगे एफ जेड। कैसे भी एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल सी पहली बात है। देखो ध्यान से, ये वाला लिख लिया आप लोग? लिख लो, इसका हम दिखाते हैं ये वाला कैसे हुआ, इन्फिनिटी वाला कैसे निकलेगा। कल जाके सभी लोग लगा लेना COB का, COB फोरियर अच्छे से पढ़ लो, तो और इधर से एनालिटिक और कॉम्प्लेक्स, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा करके आ जाओगे। अरे भाई COB से कह रहे हैं 20 नंबर से आएगा, 20-22, अब फोरियर से भी 15-20 नंबर, सोचो 40 नंबर तो इधर ही कवर करा दिया आपका, और उधर से पूरा पढ़ा दिए हैं, और इधर इसमें भी। तो अगर आप खाली COB और फोरियर अच्छे से पढ़ के आओगे तब भी 30 में 30 नंबर करके आ जाओगे आराम से। तो तुम लोग के पास कितना सारा ऑप्शन है, तो पूरा पढ़ा दिया गया है। तो मान लो सिंगुलरिटी नहीं समझ में आया, नहीं क्वेश्चन हो पाया, तब भी ऑप्शन है कि अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन सिंगुलरिटी पढ़ के जाना, क्योंकि 2 नंबर वाला भी छोड़ना नहीं, 50 में 50 करके आना है। और रेसिड्यू भी पढ़ा दिया गया है, जो ये सब आएंगे वो 2 नंबर में 5 नंबर में भी आ सकते हैं। तो यहाँ से भी अभी और थ्योरम में 2-3 थ्योरम करा देते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले बता दे रहे, कोई घबराएगा नहीं, चाहे ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले, कभी भी ये जान लो, इसमें जितना बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स में जो तुम्हारा प्लस पॉइंट है वो COB है, फोरियर है, इनको ध्यान से पढ़ो, सारा क्वेश्चन करके जाओ। बाकी जो एनालिटिक फंक्शन है वो पढ़ लो, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वो पढ़ लो, और COB मतलब इसमें जो सिंगुलरिटी पढ़ाए हैं, मान लो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, सिंगुलरिटी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, और रेसिड्यू तो पढ़ाए हैं, पूरा हो जाएगा। और LPP में क्या क्या पढ़ना है? सबसे मेन पहला गेम थ्योरी पूरा पढ़ डालो, चार्ट डालो पूरा, एक क्वेश्चन। LPP कॉन्वेक्स भी पढ़ लो, सिंप्लेक्स पूरा पढ़ा रहे, सिंप्लेक्स खाली 20 नंबर आता है, खाली सिंप्लेक्स 20 नंबर का, एम मेथड, बिग एम मेथड और डुअलिटी, और 20-22 नंबर 25 नंबर गेम थ्योरी से, तो सिंप्लेक्स तो खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब अगर 2-2, 3-3 चैप्टर इधर से गेम थ्योरी पढ़ लिए और इधर से सिंप्लेक्स और LPP, तो पूरा करके आ जाओगे, मतलब पूरा 4 हो जाएगा, और 3 या 4 क्वेश्चन कंपलसरी का हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी घबराना नहीं, जो पढ़ना उसको अच्छे से पढ़ना, और हम यही प्रीफर करेंगे कि सबके चक्कर में जो तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट होगा उसको छोड़ के मत जाना, मतलब सारा पढ़ने के चक्कर में जो आसान वाला उसको मत छोड़ के, जो सबसे पहले जैसे गेम थ्योरी पढ़ लिए, LPP पढ़ लिए, इन सबको एकदम अच्छे से तैयार करो, तब टाइम बचे तब जाके दूसरे पे जाओ, समझ में आया? क्योंकि कितने देखो, अरे सिंपल सी बात है, 2-4 क्वेश्चन इसमें से आएगा, 4 क्वेश्चन इससे, 2-2 तो करना है, 2-2 तो छोड़ना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। इसको मिटाएं। हाँ, मैकेनिक्स में तो बहुत आसान है जी, मैकेनिक्स देखो ना, मैकेनिक्स नहीं, सेंट्रल ऑर्बिट तो आप काफ़ी आसान है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैकेनिक्स देखना भी बताएंगे। इसको मिटाएं,
अब इसका निकलवा दे रहे हैं, तो जितना जितना बताएं ध्यान रखना आप लोग। एक होता है, देखो नॉलेज के लिए सही है, एक होता है नंबर लाना। नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से जो चैप्टर पढ़े उसको कंप्लीट पढ़ो, क्योंकि कहीं से भी पूछ ले। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे जी, रेसिड्यू एट जेड बराबर इन्फिनिटी। ये क्या होगा जी, लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब इसमें माइनस जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जेड क्यूब, जेड माइनस 1, जेड माइनस 3, जेड माइनस 4। ये कैसा होगा, इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म। और वैसे भी इन्फिनिटी हमारे इन्फिनिटी फॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तो वही तो कह रहा है, बट वहाँ जाने की जरूरत नहीं। क्या करो, यहाँ से जेड कॉमन करो तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई जेड। यहाँ से जेड ले लो तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ये क्या होगा, 1 माइनस 3 बाई जेड। और यहाँ से जेड ले लो तो ये क्या हो जाएगा, जेड क्यूब। और ये क्या होगा, 1 माइनस जेड बाई 4। जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल। और लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 अपान 1 माइनस 1 बाई जेड, 1 माइनस 3 बाई जेड, 1 माइनस ये 1 है, 1 माइनस कितना हुआ, जेड बाई 4। लिमिट रखोगे 1 बाई इन्फिनिटी 0, 3 बाई इन्फिनिटी 0 और जेड बाई क्या है, हाँ ये 4 बाई जेड होगा, 4 बाई जेड। तो ये क्या आ जाएगा, -1 अपान 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो -1 अपान 1 तो क्या होगा, -1 आंसर आएगा। समझ में आया, लिख लो। अभी सिंपलेक्स में जब डुअलिटी पढ़ाएंगे तो बहुत आसान लगेगा तुम लोगों को। बुक में इतना लंबा चौड़ा दिया है, हम शार्ट बता देंगे कि कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी से जाके तैयार कर लो, कॉम्प्लेक्स पूरा तैयार कर लो, ख़त्म ही हो गया है। COB तैयार कर लो, फोरियर सब पढ़ लो, और उधर का तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम अपनी बात बताएं, हम ही नहीं कह रहे हैं, मेरा ये कहना नहीं है कि आप लोग मतलब छोड़ के जाए कुछ, आप लोग के अंदर कैपेसिटी है तो सब पढ़ के जाओ। हम अपनी बता रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स में खाली पहला चैप्टर पढ़े थे, दूसरा चैप्टर पढ़े थे और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़े थे, ठीक है, वो भी पूरा नहीं पढ़े थे ठीक से। इधर का फोरियर पढ़ लिए थे, COB पढ़ लिए थे, COB अपने से पढ़े थे, और ये कैलकुलस और रेजिड्यू कुछ पढ़े ही नहीं थे, तब भी अच्छा खासा नंबर है। पूरा करके चले जाते। नहीं तो कौन कहा 50 में 50? नहीं कोई मेरा ऐसे हो, मतलब 43 और था अप्रॉक्स। अब देखो ध्यान से, एफ जेड इक्वल टू, मान लो एक फंक्शन ले लिए 1 अपान जेड माइनस कोई भी जेड माइनस, वैसे भी चलो इसको कुछ और मान लेते हैं। यहाँ मान लो e पे पावर जेड ही मान लिए, e पे पावर जेड अपान जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक फंक्शन है कि नहीं है? कितने आर्डर का पोल होगा ये? 2 आर्डर का। अब इससे सिंपल वाले इसको नहीं निकाल सकते, तो अब क्या निकालेंगे, लिखना ऐसे लिख लेना सॉल्यूशन में। क्या लिखना, क्लियरली, अगर नहीं दिया रहे तो क्लियरली जेड बराबर 2 इज ए सिंगुलर पॉइंट। आप लोग प्रोसेस चेक कर लेना, हम पूरा नहीं बता रहे हैं। सिंगुलरिटी चेक करने के लिए बताए थे, पोल चेक करने के लिए बताए थे कि नहीं, तो चेक कर लेना। अगर दिया रहेगा एग्जाम में, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि इस पॉइंट पे रेसिड्यू निकालो, तो डायरेक्ट रेसिड्यू निकालो, नहीं तो कोई फंक्शन दिया गया कहेगा रेसिड्यू निकालो, तो आप पहले पोल ढूंढना कि कौन कौन सा पोल होगा, तो उस पोल पे हम लोग को रेसिड्यू निकालना। जैसे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, फंक्शन दिया है, तो सबसे पहले इस फंक्शन का पोल ढूंढेंगे, अब उस पर क्या करेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे। तो हम लिख देना, क्योंकि आप निकाल सकते हैं। तो विच इज पोल ऑफ ऑर्डर 2,
2 ऑर्डर का पोल है तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला नहीं, तो रेसिड्यू क्या निकालेंगे, रेसिड्यू z बराबर 2 पे क्या होता है 1/, देखना ध्यान से, लिमिट पहले फॉर्मूला पहले लिमिट होगा ना कि नहीं, ऐसे इधर है पहले 1/m-1 फैक्टोरियल है फॉर्मूला, लिमिट है, लो लिमिट हमारा मन करेगा हम पहले यही लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट होगा बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई लिमिट ही लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे फार्मूला 1/, क्या होगा देखो 2 - 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या होगा d2 - 1/dz 2 - 1, और यहाँ क्या होगा z - 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूले में रख दिए हैं। अब ये क्या होगा 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या होगा जी d/dz z-2 का होल स्क्वायर इंटू 1/, कोई दिक्कत? तो अब देखा लिमिट z टेंड्स टू 2, ये कट जाएगा ना, क्या बचेगा, कोई दिक्कत? और e पे पावर z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पे पावर z, और जब लिमिट रखेंगे क्या आ जाएगा e², तो z बराबर 2 पे जो आ गया रेसिड्यू क्या आ गया e²। कितना आसान है, आसान है कि नहीं? आसान है। सिंगुलैरिटी तो निकालना ही है, नहीं रेसिड्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, मतलब जब भी पूछेगा कहेगा कि इस पॉइंट पे रेसिड्यू, ये तो हम अपने तरह से तुम लोग को सिंगुलैरिटी, फिर तो अरे सिंगुलैरिटी तो साफ साफ दिखेगी, दिक्कत पड़ती है इसेंशियल वाले में प्रॉब्लम होती है, पोल और रिमूवल में तो डायरेक्ट चेक कर लो, रिमूवल में पुट करो लिमिट लगाओ, एग्जिस्ट करता है तो रिमूवल इनफाइनाइट आ जाएगा, तो रिमूवल नहीं होगा तब पोल होने की संभावना होती है, पोल या तो इसेंशियल, तो पोल होने का, पोल कैसे कंफर्म करेंगे वो बताए थे, मिटाए जी। देखो अब एक क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग करिएगा, मिटाए इसको, चलो यस सर, मिटाए सर, कोई कहे यस सर, कोई कहे नो सर, लिख लो भाई। उसके बाद में एक क्वेश्चन करा के फिर हम लोग आते हैं अपने एक थ्योरम, फिर कंप्लीट। बस एक ही है, काशी थ्योरम आया है, बहुत बार पूछा है, छोटा सा है, इसमें भी काशी हर जगह, और क्या काशी हर जगह घुस गया है, काशी रेसिड्यू थ्योरम हो गया। पहली बात घबराना आप लोग नहीं, जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना आप लोग की लिमिट है, मतलब पढ़ाने के लिए उतना पढ़ा दे रहे हैं, और जो देखो इसके बाद के बहुत सारे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, तो उससे 5 या 10 नंबर पूछा गया है, तो बहुत बार देखे तो उससे घबराना मत, वो एक 5 या 10 क्वेश्चन के लिए मतलब पूरा आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा पूरा, मतलब आप जाके देखिएगा तो पूरा इंटीग्रेशन पूरा मेथड, तो उससे पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। इसीलिए जितना आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना पढ़ के जा पाओगे, जितना कवर पाओगे उतना ही पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं, पहले ही बता दे रहे हैं। अब 5-10 नंबर के पढ़ाने के चक्कर में हम पढ़ाने लगे तो 1 महीना लग जाएगा, पूथा हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, कह रहा फाइंड द रेसिड्यू, देखना फाइंड रेसिड्यू एट रेसिड्यू ऑफ, फाइंड रेसिड्यू ऑफ 1/z प्लस z² + 1 क्यूब एट z बराबर i। अब z बराबर i, z² + 1 का होल क्यूब है, तो सबसे पहले i पे निकालना होगा, i पोल होगा, कितने ऑर्डर का पोल होगा कोई बताएगा?
वेरी गुड, 3 ही ऑर्डर का होगा। क्यों? क्योंकि जेड स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? जेड प्लस आई जेड माइनस आई। अरे जो गिवन फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या होगा? जेड प्लस आई जेड माइनस आई, ये होल क्यूब। तो जो सिंगुलरिटी आएगी क्या आएगी? प्लस माइनस आई प्लस माइनस आई प्लस माइनस आई, 3 बार आएगा। और वैसे भी देखना वो 3 ही बार पे जाके पोल देगा टेस्ट जब करोगे। जेड माइनस आई होल टू दी पावर 3 एफ जेड निकालोगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली। तो क्लियरली लिख देना, क्लियरली जेड बराबर आई इज ए पोल ऑफ ऑर्डर क्या होगा? 3 ऑर्डर का पोल होगा। तो रेसिड्यू क्या होगा जी? रेसिड्यू जेड बराबर आई। तो क्या लिखेंगे जी? सबसे पहले लिमिट जेड टेंस टू आई पे निकालना है तो आई पे लिमिट होगा, लगाएंगे। फिर क्या लिखते हैं? 1/3 - 1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। फिर क्या लिखते हैं? डी n-1, तो 3 - 1 अपान डी जेड 3 - 1। और यहाँ क्या लिखेंगे? जेड माइनस आई पे पावर n, तो यहाँ क्या होगा? 3 और ये क्या होगा? एफ जेड। ठीक है। अब देखो ये बाहर कर लो 1 फैक्टोरियल टू लिमिट जेड टेंस टू आई d2 dz2। अब यहाँ क्या होगा? जेड माइनस आई का क्यूब। अब एफ जेड को यही वाला एफ जेड उठा के रखो तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल टू दिस इज लिमिट जेड टेंस टू आई d2 अपान dz2 जेड माइनस ये क्या होगा? 1 जेड प्लस आई का होल क्यूब। अब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर लिमिट रखना है। तो चलो करो 2 बार डिफरेंशिएशन। आ गया? एक दिन और बुलाएंगे आप लोग को कॉम्प्लेक्स पढ़ाने के लिए, अभी नहीं। अभी हम पहले हाँ आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1। देखो मैं अंशाल पेपर देख लेता हूँ, ठीक है, पूरा। उसके बाद पूरा कॉम्प्लेक्स में जो देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कोई दिक्कत हो तो हम बुला के किसी। हाँ क्या 6 आया है? पता नहीं, गलत है। 3/16 आई आएगा। कुछ गड़बड़ की होगी, देखो। अरे जेड बराबर आई रखोगे तो 2i का क्यूब हो जाएगा और 5 हो जाएगा। हाँ तो 32 हो जाएगा। हाँ 3/16 इंटू आई, क्या 1 की आई? हाँ सही है, 3/16 आई होगा।
आई नीचे होगा। जो तो सर माइनस माइनस देख रहे हैं अभी, टेंशन वाला। आई नीचे देखो ध्यान से, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, इसका वैल्यू। तो 1/2 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू i। एक बार डिफ्रेंसिएशन करो, तो एक बार क्या डिफ्रेंसिएशन, -3/z प्लस i टू द पावर 4 क्या होगा, यही होगा ना। फिर एक बार और डिफ्रेंसिएशन करो, लिमिट z टेंस टू i, ये क्या होगा, ऊपर 12 शिफ्ट होगा और ये z/i टू द पावर, कोई दिक्कत। अब लिमिट रखो 1 फैक्टोरियल टू 12 और ये क्या होगा 2i टू द पावर 5, क्योंकि i प्लस i क्या हो जाएगा 2i। अब 12 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 6 और ये क्या हो जाएगा 32, 2 पे पावर 5 32 और i टू द पावर 5। देखो i टू द पावर 4 की वैल्यू 1, तो i टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1, दोनों तरफ स्क्वायर करो, i टू द पावर 4 की वैल्यू 1 और i टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होगी i। तो दिस इज, ये कट जाएगा तो 3/16i, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, लिखो। पहले छोटे थे हम लोग आंसर लिखते थे, फिर बाद में आंसर। तुम लोग क्या लिखते हो, आंसर की आंसर? उससे क्या पढ़ते हैं, आंसर 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 आंसर। हो गया, आसान है कि नहीं? इसमें क्या डिफिकल्ट है, कहाँ दिक्कत हो रही है बताओ, कहाँ नहीं समझ में आया है? और एक दो एग्जाम्पल है तो कर लेना बुक में, ठीक है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, काशी रेसिड्यू थ्योरम। काशी रेसिड्यू थ्योरम ये क्या होता है देखना, ध्यान से बता दे रहे हैं। अभी बताया ना, जो स्टार्टिंग में b1 की वैल्यू निकाले तो वो क्या आया था 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर c fz dz, यही तो निकालने थे। और वही क्या होता है, रेसिड्यू होता है। देखो इन्होंने क्या कहा, काशी ने, काशी रेसिड्यू थ्योरम समझा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। काशी रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है, काशी रेसिड्यू थ्योरम। इसके बाद यही लास्ट है, इसके बाद देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन एक दो जो होने लायक होंगे, जो बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम नोट करके वीडियो बना देंगे। आप लोग को आने जरूरत नहीं है, वीडियो आप लोग को पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो देख लेना, मतलब यहाँ हम कॉम्प्लेक्स मान कर चल रहे हैं कंप्लीट, लेकिन यहाँ से हम जाने के बाद देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चंस, मतलब अगर रह गया एक आध दो तो उसको पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, ताकि किसी तरह छूटे ना आप लोग का, कोई दिक्कत। काशी रेसिड्यू थ्योरम कहे हैं कि अगर कोई फंक्शन fz है, उसके पास बहुत सारे पोल हो सकते हैं, तो हर पोल के करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू होंगे कुछ। तो ये कहा है काशी रेसिड्यू थ्योरम ने कि अगर r1 a1 के करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू हो और r2 a2 करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू हो, तो जो इंटीग्रल fz dz निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रल fz dz, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रल fz dz ओवर c, तो एक ये इसके इक्वल होगा 2 पाई i
सम ऑफ रेसिड्यू बता रहे हैं, इसका एप्लीकेशन भी बता देंगे। 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू मतलब कोई फंक्शन दिया है और उसका हम लोग पोल ढूंढ लिए, तो उस पोल पे हम लोग रेसिड्यू निकाल लिए, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी 2 पाई आई। मान लो 2 पोल मिल गया तो 2 रेसिड्यू मिलेगा, तो R1 प्लस R2 वही उस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो टेंशन ना लो, अभी हम इसका तो स्टेटमेंट लिखो। इफ एफ जेड if fz is analytic within and on a closed contour C, within and on a closed contour C, within and on a closed contour C, except at a finite number of pole, except at a finite number of pole, except at a finite number of pole, ये कोई पॉइंट और भी बहुत सारे Z4 बना सकते हैं, कहीं यहाँ Z4 होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो सर्किल का हम 4, ठीक है। और ये जो आपका गाँव सर्किल होगा C, एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल विद इन C एंड इफ R1 R2 R3 R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn बी रेसिड्यू ऑफ fz, बी रेसिड्यू ऑफ fz at these poles, तो इसकी जो वैल्यू हो गई इंटीग्रल fz dz ये R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn, ठीक है। इसी का और नोटेशन या इसी को ऐसे भी नोटेशन करते हैं C dz, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आई R प्लस मतलब कि ये सम ऑफ रेसिड्यू बताएगा, इसका मतलब 2 पाई आई ये सम ऑफ रेसिड्यू। कहाँ तक लिखे आप लोग? एट दिस पोल हो गया, देन इंटीग्रल fz dz इक्वल टू 2 पाई आई R1 प्लस R2 हो गया। थ्योरम का समझा देते हैं हम, देखो थ्योरम कुछ है नहीं, बहुत आसान है। ये हो गया, लिख लिए। और क्या हाल है, कहाँ गायब थे? बहुत घूम रहे हो, दर्शन वर्शन कर लिए अच्छे से? क्या मांगे हो? वो तो हो ही जाओगे। कुछ और नया चीज? देखो fz एक एनालिटिक फंक्शन है, fz एक एनालिटिक फंक्शन है, हर जगह नहीं है भाई। कहाँ एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल। अरे जो सिंगुलर पॉइंट होगा उस पे फंक्शन तो एनालिटिक नहीं होगा। तो कह रहा है कि fz इस C में एनालिटिक फंक्शन है, कहाँ छोड़ के? ये जो पोल है Z1 Z2 Z3 ये सारे कैसे हैं? पोल है। पोल होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो इन सारे पॉइंट को छोड़ के फंक्शन और जगह एनालिटिक है C में।
तो ये जब पोल होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका कुछ रेजिड्यू आएगा, एट उस पोल पे कुछ रेजिड्यू आएगा। तो मान लो जितने पोल हैं, ये Z1 Z2 Z3 Zn पोल हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग रेजिड्यू क्या होगा, R1 R2 R3 Rn। तो जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी क्या लिखेंगे, 2 पाई आई, और इस पे रेसिड्यू जो आया, इस पे रेसिड्यू जो आया, इस पे रेसिड्यू आया, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो इंटीग्रल की वैल्यू दे देगा। बहुत अच्छा थ्योरम है और उसका एप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो पोल हैं उनको सेंटर मान के एक छोटा सा रेडियस बना लिए हैं, छोटा सा रेडियस बना लिए हैं Z1, ये गामा 1 सर्किल, ये गामा 2 सर्किल, ये गामा 3 सर्किल, ठीक है। फिगर बनाओ साइड में, फिगर बना लो, बन गया। कहाँ बनाई हो फिगर, फिगर ही बना लिए तुम लोग। तो गामा 1 गामा 2 गामा 3 सर्किल बनाया गया है जिसका सेंटर क्या है, सारे पोल होंगे, ठीक है। तो लिखो उसी में थोड़ा सा, हाँ प्रूफ ही तो करने जा रहे हैं। अब प्रूफ, ये तो स्टेटमेंट था, थ्योरम, अब प्रूफ। लेट गामा 1 कामा गामा 2 कामा डॉट डॉट गामा n, गामा n be the circles within center, be the circle with center, सॉरी विद इन मत लिखना, इन काट देना, विद सेंटर। कौन कौन सा सेंटर होगा, Z1 Z2 Z1 कामा Z2, और बड़ा बना दो निधि, और बड़ा बना दो Z है, अरे वो स्मॉल Z1 Z2 है सेंटर वाला, ठीक है। देखो गामा 1 गामा 2 डॉट डॉट गामा n क्या है, एक सर्किल है विद सेंटर Z1 कामा Z2 कामा डॉट डॉट Zn रिस्पेक्टिवली, हो गया। एंड रेडियाई सो स्मॉल, एंड रेडियाई सो स्मॉल दैट दे लाई entirely within the closed curve C, within the closed curve C। देखो क्या क्या लिखवाए हैं, हम कहे हैं कि गामा 1 गामा 2 गामा 3 ये सारे सर्किल हैं जिसका सेंटर क्या होगा, Z1 Z2 Z3 Z4। इतना छोटा रेडियस लिए गए हैं कि जो सर्किल ड्रा करेंगे वो सी के ही अंदर होंगे, समझ में आया कि नहीं। जो भी सर्किल, बहुत छोटा सर्किल लिया गया वो जो किसके अंदर होगा, सी के ही, ठीक है। तो लिखो एक मिनट, कहाँ तक लिखे आप लोग, इन द क्लोज कर्व सी एंड डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अब देखना ध्यान से, अब हम लोग काशी थ्योरम चले जाओ कॉम्प्लेक्स में, वो जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, काशी थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एक सर्किल है उसके अंदर का जो बहुत सारे सर्किल है तो बड़े वाले सर्किल का इंटीग्रेशन इन छोटे छोटे सर्किल के इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होगा। अरे मान लो इसके अंदर 3 सर्किल है तो इसका सम इसका सम इसका सम बड़े वाले सर्किल के इक्वल होगा, एक कोरोलरी था, तो वही लिखो। हाँ, सिंस fz इज एनालिटिक, since fz is analytic within the annulus, bounded by these circle and the curve C, then by Cauchy
देन बाय काशी थ्योरम फॉर मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन, देन बाय काशी थ्योरम फॉर मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, ये क्या होगा, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर गामा 1, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर गामा 2 प्लस डॉट डॉट इंटीग्रल एफ जेड, ये क्या होगा, गामा एन एफ जेड डी जेड। ये होगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? कहाँ? अब देखो ध्यान से, ये गामा 2 है। अभी तक हम लोग पढ़े थे जो B1 की वैल्यू, देखो Z बराबर Z1 जब पोल है, Z1 जब पोल है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो B1 की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1/2 पाई आई इंटीग्रल गामा 1 एफ जेड डी जेड, और ये रेसिड्यू होगा, यही रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू एट जेड बराबर क्या होगा, Z1 पे, और इसी को नाम दे रहे हैं R1। तो यहाँ से देखो इसका वैल्यू इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड, ये क्या आ जाएगा, 2 पाई R1 की हो जाएगी, नहीं कोई दिक्कत? अब ऐसे इंटीग्रल गामा 1 सॉरी, ऐसे इंटीग्रल गामा 2 ओवर एफ जेड डी जेड, ये क्या होगा जी, 2 पाई आई R2। ऐसे सिमिलरली इंटीग्रल ओवर गामा एन एफ जेड डी जेड, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आई आर एन, लिखो। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट। हो गया? यूजिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसकी वैल्यू कितना आई है, 2 पाई आई R1, इसकी वैल्यू क्या आई है, 2 पाई आई, यही तो आया है, और इसकी वैल्यू प्लस डॉट 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 2 पाई आई R1, सब में क्या कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट R1, ठीक है। और यही क्या होगा, C एफ जेड डी जेड, ये क्या हो जाएगा जी, 2 पाई आई R1 प्लस R2। अभी इसका एप्लीकेशन ये क्या बता रहा है, अभी क्वेश्चन इस पे करा दे रहे हैं, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही फंक्शन ले रहे हैं, जैसे देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन इवैल्यूट इंटीग्रल, इवैल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये दे दे जेड क्यूब अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 जेड माइनस 4 डी जेड, यही ना। तो अब ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, इन पे क्या लिख देंगे, रेसिड्यू, 3 पोल है तो बाई, ऐसे लिखना, हाँ, बाई काशी थ्योरम, ये बाई काशी थ्योरम, काशी रेसिड्यू थ्योरम लिखना, बाई काशी रेसिड्यू थ्योरम। तो इंटीग्रल दिस ओवर जेड क्यूब अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 जेड माइनस 4 डी जेड, ये क्या होगा, 2 पाई, कितने पोल होंगे, 3, तो R1 R2 R3 ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या क्या आया था,
कितना आसान है, रेसिड्यू बताओ पूरा इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट करते करते हम लोग मर जाते, तब भी जल्दी नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट रेसिड्यू से हम लोग लगा देंगे, तुरंत इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना अच्छा था। इसको सॉल्व करो जी, क्या आएगा देखना। तो आज कॉम्प्लेक्स इतना समाप्त करते हैं। देखो अगर कुछ ऐसा हमको लगेगा कि एक दो क्वेश्चन छूट रहा है तो वो हम किसी दिन कवर करा देंगे, उसके लिए आप परेशान ना। तो यहाँ आप लोग का कॉम्प्लेक्स एंड, अब जाके पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट से ही तो पढ़ोगे, और किसे पढ़ोगे? नोट से ही तो पढ़ोगे, बुक से भी पढ़ो, नोट से भी। देखो जैसे हम ये कहते हैं, हम नोट्स में तो मेथड बता दिए, क्वेश्चन भी करा दिए है। अब मान लो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको खुद से करो, कि वही क्वेश्चन रट के जाओगे। वो तो पढ़ लो जितना क्वेश्चन कराया, और उसके बाद के भी जो पता नहीं हमें कहे, तो हम अपने तरफ से दिए हैं, इसका एप्लीकेशन बताए हैं। ये रेसिड्यू वाला सही है ना, 1/6 - 9/2 - 1। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/6, दिस इज 2πi, ये क्या होगा इसका एलसीएम 6, 1 - 18 नहीं 54 नहीं 27, और ये माइनस 2πi/6 इंटू ये क्या होगा 32, और ये -32πi/3। सही है, तो आसान है कि नहीं? तो ख़त्म। अब जाओ आप लोग, कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। अब देखो किसी दिन संडे को बुलाएंगे, आप लोग का ये एलपीपी ख़त्म करेंगे, मतलब सिंप्लेक्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम, और जो थोड़ा सा बचेगा ट्रांसपोर्टेशन, बस खत्म।